नमस्कार, 8 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। पंजाब पुलिस का अमृतपाल को पकड़ने का ऑपरेशन अब भी जारी है और एनडीटीवी को वो सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें अमृतपाल अपनी मर्सिडीज कार छोड़कर एक ब्रेजा कार में बैठकर भागता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जालंधर के पास एक टोल बूथ की हैं। उसमें ये जो है मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा में बैठा और उसके बाद ये आगे बढ़ता है और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ये ब्रेजा गाड़ी को छोड़कर बाइक पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। अमृतपाल जब अपने घर से निकला तो वो एक मर्सिडीज कार में सवार था, लेकिन जब पंजाब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने जालंधर के शाहकोट के पास अपनी मर्सिडीज कार छोड़ दी और अपने साथी की ब्रेजा कार में सवार हो गया। और उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं वो ब्रेजा गाड़ी जिसमें ये मर्सिडीज के बाद बैठा था उसे ये छोड़ता है और आगे दो बाइक जो हैं इसको लेने के लिए आती हैं, जिसमें से एक बाइक पर सवार होकर अमृतपाल वहां से निकल जाता है और दूसरी बाइक पर जो साथ में आए थे लोग वो 3 लोग सवार होते हैं बुलेट बाइक पर, और जो प्लेटिना बाइक थी उस पर अमृतपाल बैठता है। और इस दौरान जो पगड़ी अमृतपाल ने पहन रखी थी उसका रंग भी बदला हुआ नजर आता है। पहले नीले रंग की पगड़ी ये पहना हुआ था और जब ये बाइक पर सवार होकर यहाँ से निकलता है तो गुलाबी रंग की पगड़ी इसने पहनी हुई थी। यानी लगातार गाड़ियाँ जो है अमृतपाल बदल रहा है भागने के लिए और अपने हुलिये को भी अभी इसने जो है वो बदला है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो एनडीटीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ब्रेजा गाड़ी छोड़कर ये बाइक पर बैठकर यहाँ से निकल गया। 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, दंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार गाड़ियां बदल रहा है। 4 दिन ऑपरेशन को हो चुके हैं पुलिस के और अब भी पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं। उधर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अमृतपाल से जुड़े हुए मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमृतपाल को पकड़ने में नाकाम रहने पर पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास 80,000 जवान हैं, फिर भी अमृतपाल फरार कैसे हुआ। कोर्ट ने अमृतपाल की फरारी को पंजाब पुलिस की खुफिया एजेंसियों की चूक बताया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पर एनएसए लगाने की जानकारी कोर्ट में दी और कोर्ट ने पंजाब पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली खबर के बारे में आपको बताते हैं। इंटरपोल ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है। यह सीबीआई और ईडी के लिए एक तरह से एक बड़ा झटका है। नीता शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। इंटरपोल के रेड कॉर्नर्स की फेहरिस्त में मेहुल चोकसी का नाम हट गया है। अब दुनिया भर में चोकसी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि वो एंटीगा में ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी का 2021 में भारतीय एजेंसियों ने अपहरण किया था। फिर उसे डोमिनिका ले गए थे, वहां से भारत ले जाने की तैयारी थी। इस तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे बड़ी राहत दी है। हालांकि सीबीआई का कहना है कि भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगा और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल के साथ रेड कॉर्नर नोटिस संबंधी संचार से पूरी तरह प्रभावित नहीं है। उधर विपक्ष ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन चौकसी को इंटरपोल से रिहाई दिलवाई जाती है। मेहुल चौकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। कुछ ही लोग भाग रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। कुछ लोगों ने बस फंड जमा कर लिया है। एलआईसी और स्टेट बैंक शून्य हो गई है। बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ईडी सीबीआई रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चोकसी के खिलाफ
सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई। चौकसी के मसले को लेकर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। उधर सीबीआई का कहना है कि पिछले 15 महीनों में वो 30 भगोड़ों को भारत वापस लाने में कामयाब हुई है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये फैसला तब आया है जब FATF भारत को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के तहत रिव्यू इस साल करने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। उधर दिल्ली आबकारी घोटाले में BRS नेता के कविता से आज फिर पूछताछ हो रही है। करीब 11:30 बजे कविता आज ED के दफ्तर पहुंची और इस दौरान उनके हाथ में कुछ मोबाइल फोन भी थे। उन्होंने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा कि एजेंसी ने नवंबर 2022 में ही खबर लीक कर दी कि मैंने सभी फोन नष्ट कर दिए हैं, जबकि मुझे पूछताछ के लिए मार्च 2023 में बुलाया गया। मैंने जो फोन प्रयोग किए वो सभी आपके सामने जमा कर रही हूँ। शाम के वक्त के कविता के वकील भी ED दफ्तर पहुंचे। इसके पहले कल भी ED ने कविता से पूछताछ की थी जो करीब 10 घंटे तक चली थी। इस मामले में खुद के महिला होने का हवाला देते हुए के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने ED दफ्तर में नहीं बल्कि अपने घर में पूछताछ की मांग रखी है और इस मामले में ED ने भी कैविएट याचिका दायर की है जिस पर 24 मार्च को सुनवाई होगी। कल दिल्ली सरकार का बजट पेश होगा। आज ये ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में किया। दरअसल आज ही गृह मंत्रालय ने बजट को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बजट तय तारीख पर पेश नहीं हो पाया। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव चला। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। जनता के सामने भी झुकना चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए। अहंकार सेटिस्फाई करने के अलावा मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी, उन्होंने संविधान जो है वो तरह तरह की सिचुएशन से डील करता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी इस देश के अंदर आ सकती है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के बजट को रोक भी सकती है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मैं तो कहूंगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी नहीं है, इट इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इस देश के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। संसद में आज भी हंगामा होता रहा। लोकसभा और राज्यसभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन गतिरोध फिर भी जारी रहा। संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। लगातार 7वें दिन भी कामकाज न के बराबर हुआ। विपक्ष जेपी सिंह की मांग पर नारेबाजी कर रहा है, तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष के बार बार कहने पर कोई नहीं रुका। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। इधर विपक्ष के सांसदों ने अपनी मांग को लेकर विरोध का अलग तरीका अपनाया। संसद भवन की पहली मंजिल पर अपना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी जी का विदेशी धरती से भारत पर बार बार प्रहार करना, बदनाम करना और झूठ फैलाना, और उसके बाद माफी भी नहीं मांगना, चोरी ऊपर से सीना जो। उन्होंने कहा लोकतंत्र की सफाई हो रही है, कांग्रेस की सफाई हो रही है भारत के लोकतंत्र में। झूठ कहा कि बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हर विषय पर अवसर दिया, लेकिन बगैर तैयारी के आना, विषय पर नहीं बोलना, ये उनकी आदत बन गई। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से सदन चलाने के लिए सहयोग मांगा। राज्यसभा के सभापति की बुलाई बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता ही नहीं पहुंचे। सदन न चलने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस, डीएमके और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। उनकी मंशा कुछ और है। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सदन को ना चलने देने की मंशा से आए हैं। सत्तापक्ष की आदत है ये ठीकरा विपक्ष पे फोड़ना। अगर मीटिंग से तुरंत निकलने के बाद हम भी बोल सकते थे,
लेकिन हम ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई थी। अगर इस तरीके की बात करें कि हमें मौका नहीं दिया जाते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी बाधित करते हैं, हमारी बात नहीं सुना जाते हैं, तो स्पीकर को अपमान की बराबर होती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लगातार 7वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई समय से पहले स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए बैठकें की, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन की बैठक में कई विपक्षी दल के नेता शामिल नहीं हुए। अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो दल हैं वो अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। उधर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उनको नियम के तहत अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। चिट्ठी में राहुल ने यह भी लिखा है कि सरकार के मंत्रियों ने उनके ऊपर निराधार और गलत आरोप लगाए हैं। सदन में हंगामे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। टकराव का जो माहौल है उससे संसद के बजट सत्र के धुल जाने के पूरे आसार हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही का ऐसे टकराव में न चल पाना लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। संसद भवन से हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।